तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर जियान हेवनली बॉक्स का पता लगाने के लिए लीबाई को अपने साथ लाए थे। लीबाई उन्हें बताता है कि वो बॉक्स डिवाइन जू के पास हो सकता, क्योंकि डिवाइन जू उसके फादर के करीबी दोस्त थे। और अब जू जल्दी शुआनवी सिटी आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ शियार भी लीबाई की तलाश में शुआनवी सिटी पहुंच चुकी थी। हालांकि मास्टर जियान उसे लीबाई तक पहुंचने ही नहीं देते। इनफैक्ट उन्होंने लीबाई का लुक भी चेंज कर दिया था, जिसके चलते लीबाई को पहचानना मुश्किल हो गया। वहीं दूसरी तरफ वांग फैमिली के पैट्रियार्क को काफी स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा था, तो मास्टर जियान और लीबाई का पीछा करने लगा। हालांकि वो इन दोनों पर हमला कर पाई, इससे पहले वहां पर डिवाइन जू की एंट्री हो गई थी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहां पर शुआनवी सिटी की रिवर पर इस मार्शल वर्ल्ड की सेकंड रैंकिंग वाला बंदा यानी कि डिवाइन जू पहुंच चुका है। वांगी जो कि थर्ड रैंकिंग पर है, वो इस बंदे को जरा भी पसंद नहीं करता। इधर मास्टर जू बता रहा था कि मैं कई सालों से इस मार्शल वर्ल्ड से दूर रहा और वापिस आते ही मेरी अपने पुराने राइवल से मुलाकात हो गई। तो वांगी उससे पूछने लगा कि बता तू इतने सालों तक कहाँ गायब था, जिस पर मास्टर जू जवाब देता है कि शायद तूने कभी ऐसी जगह देखी नहीं होगी जहाँ पर हमेशा रात होती है। उस जमीन पर आज तक सूरज की एक किरण भी नहीं गिरी, या फिर तुम्हें ऐसी भी जगह पता नहीं होगी जहाँ पर रात होती ही नहीं। कुछ प्लेसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर हजारों माउंटेन्स ने तुम्हें घेर लिया हो। इनफैक्ट पावरफुल मास्टर्स भी कभी वहाँ से वापसी नहीं कर पाते। कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर हमेशा बर्फ रहती है। वहाँ के आसमान में तुम डिवाइन लाइट को देख सकते हो। जिस पर वांगी कहने लगा नहीं, मैंने ऐसी कोई जगह नहीं देखी और ना ही इनका कभी जिक्र सुना था। तो मास्टर जू से जवाब देता है कि और तुम कभी ऐसी खूबसूरत जगह को विजिट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें तो बस कुएं का मेंढक बनना पसंद है। तुम इस छोटी सी दुनिया पर राज करना चाहते हो। साथ ही मास्टर जियान कह रही थी कि मेरी ख्वाहिश थी मैं इस पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करूं, मगर मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी तो प्रिजन में ही बर्बाद हो गई। उतने में ही वांगी मास्टर जू से कहता है कि अगर तुम इतनी खूबसूरत दुनिया में थे तो वापिस इस मार्शल वर्ल्ड में क्या लेने आए हो। जिस पर मास्टर जू जवाब देते कि मुझे तो लगा था मैंने अपने ट्रेसेस को मिटा दिया होगा, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं था। कुछ दिनों पहले ही मुझे एक लेटर मिला, तो उसे पढ़ने के बाद मुझे यहाँ पर आना ही पड़ गया। और अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो ये शुआनवी सिटी ऑलरेडी एक शतरंज बन चुकी है, तो मुझे इसका चेस पीस बनने में कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पर वांगी उस पर अपनी पावर्स की आजमाइश करता जा रहा था, मगर मास्टर जू पर उसका कोई असर नहीं होता। वो वांगी से कहने लगा कि फिलहाल मैं तुम्हारे साथ लाइफ एंड डेथ बैटल करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, इसलिए क्यों ना हम एक गेम खेले। और फिर वो तुरंत ही पानी से एक मछली को बबल में ट्रैप कर लेता है। वो कह रहा था कि जो भी इस मछली को आजाद करेगा वो इस गेम को जीत जाएगा। जो सुनते ही वांगी और जियांग दोनों भी मिलकर उसमें अपनी पावर्स ऐड करने लगे। यहाँ पर मास्टर जियान ने एक्सटिंक्शन डिवाइन आर्ट का यूज किया था। ऐसा कहा जाता है कि इस आर्ट को मास्टर करने वाले बंदे के पास बहुत ही प्योर इंटरनल एनर्जी पाई जाती है, साथ ही काफी ज्यादा डोमिनेटिंग थी। यहाँ पर लीबाई चुपचाप से वांगी के पीछे पहुँच गया। वो कहता है कि बुड्ढे तूने थोड़ी देर पहले मुझ पर अपनी स्पीयर से हमला किया था, अब देखना मैं कैसे तेरी पावर को एब्जॉर्ब करता हूँ। मगर वांगी ने एक ही सेकंड में उसे पीछे पुश कर दिया। साथ ही इन तीनों का गेम भी अब डिस्टर्ब हो गया था। वांगी कहता है बच्चे तू मेरी इंटरनल पावर को चुराने की कोशिश कर रहा था, इसका सीधा मतलब ये है कि तूने इमॉर्टल मैनुअल को मास्टर किया है। हालांकि मास्टर जियान इसके लिए मना कर रहे थे और उतने में मास्टर जून के सामने कूद गया। वो कह रहा था कि आप दोनों यहाँ से चले जाओ, मैं इस बुढ़े के साथ थोड़ी देर फाइट करना चाहता हूँ। जो सुनते ही मास्टर जियान लीबाई को लेकर सीधे मार्केट में पहुंच चुके थे। इधर वांगी और जू का मुकाबला शुरू हो गया, मगर वांगी ने उस पर काफी तेजी के साथ कई सारे स्पीयर से हमले कर दिए और जू इन अटैक को बिल्कुल भी काउंटर नहीं कर पाता, जिसके चलते उसका काम तमाम हो गया। हालांकि वांगी समझ गया था कि ये तो बस जू ने भेजा हुआ एक पपेट था, असली जू तो कहीं दूर से इन तमाशों के मजे ले रहा होगा। और उसका अंदाजा बिल्कुल सच था, क्योंकि दूसरी तरफ हम रियल मास्टर जू को देख पाते हैं, जिसे लीबाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और अब वो एक लिफ्ट को ब्लो करते हुए उसकी एक धुन प्ले करने लगा, जो कि लीबाई को भी सुनाई देने लगी थी। साथ ही मास्टर जियान उसे बता रहे थे कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वही है जो कि उस पपेट को कंट्रोल कर रहा था। इतना ही नहीं, वो इस धुन का मतलब भी जियान को बताने लगे। वो लीबाई से कहते हैं कि वो बंदा हमें कह रहा है कि हमारी दोबारा से मुलाकात जरूर होगी, तब तक तुम लोग अपना ख्याल रखना। उन्हें तो ये पर्सन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था और उतने में लीबाई एक लिफ्ट से धुन प्ले
प्ले करना शुरू कर देता है, मगर उसमें से बहुत ही इरिटेटिंग आवाज आ रही थी। हालांकि उस बंदे ने इस धुन को पहचान लिया। लीवाई अपनी धुन के जरिए उसे हेल्प मी कह रहा था। वो कुछ भी करके मास्टर जियान के चुंगल से आजाद होना चाहता है। साथ ही लीवाई मास्टर जियान से कहने लगा कि सीनियर, मैंने तो सुना था कि आपने कई सालों तक इस दुनिया पर राज किया था। इनफैक्ट लोग तो आपको डीमन लॉर्ड भी बुलाया करते थे। तो अगर आप इतने ही ज्यादा बहादुर हो, फिर उस वांगी से डर के क्यों भाग गए? जिस पर मास्टर जियान कहने लगे, बच्चे में बिना ऑडियंस के कोई कारनामा नहीं दिखाता। अगर मैं उन दोनों को हरा भी देता तो ये बात पूरी दुनिया में फैलाने के लिए कोई तो वहाँ पर होना चाहिए था ना। मैं उन्हें हरा तो देता, मगर उसके बदले मुझे मशहूर होने का चांस नहीं मिलने वाला था। जिस पर लीवाई कहता है, अरे मास्टर, मैं था ना वहाँ पर, मैं सबको बता देता कि आप कितने ज्यादा बहादुर हो, आपने कितना बड़ा कारनामा किया है। जिस पर जियान कहने लगे कि तुम पर तो मैं रत्ती भर ट्रस्ट नहीं करता, तुम मुझे मशहूर नहीं बल्कि मेरे पीठ पर वार करके मुझे भी मार देते, और फिर क्या पूरी दुनिया में यही खबर फैल जाती कि तुमने 3 महान योद्धाओं को एक साथ निपटा दिया। जिस पर लीवाई कहने लगा, क्या मास्टर, आप कितना गलत समझते हो मेरे बारे में, मगर उसका इरादा बिल्कुल यही था। वहीं पर मास्टर जियान उसे बताने लगे कि मैं तो हीरोज असेंबली में सबके सामने मेरी पावर का शो ऑफ करूंगा। जिस पर लीवाई कह रहा था, मास्टर, आप तो मेरी इमेजिनेशन से पूरी तरह से अलग हो। मुझे तो लगा था कि डीमन लॉर्ड बहुत ही बेफिक्र और बहादुर होगा, जो जब चाहे जहाँ चाहे किसी भी निपटा दे, मगर आप तो बिल्कुल अलग हो। जिस पर मास्टर जियान कहने लगे कि सिर्फ किलिंग करना तो डीमंस का काम होता है, और मैं तो उनका लॉर्ड हूँ। लॉर्ड यानी कि राजा, यानी कि मेरे अंदर जेंटलमैन की सारी खूबियाँ हैं। इधर लीवाई सोच रहा था कि मैं कई महीनों से इस डीमन लॉर्ड के साथ हूँ, मगर अभी तक मैं इसका असली नेचर पहचान नहीं पाया। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि मास्टर जियान छत पर बैठे हुए थे कि तभी लीवाई उनके लिए खाना लेकर पहुंच गया। साथ ही वो उन्हें थोड़ा सा मसाज देते हुए कह रहा था कि मास्टर, आप तो इतने ज्यादा पावरफुल हो, फिर आपको उस हेवनली बॉक्स को हासिल करने की क्या जरूरत है? जो सुनते ही मास्टर सू जियान उसे गुस्से में बताने लगे कि हेवनली बॉक्स हमारी सू फैमिली का पुश्तैनी ट्रेजर है, वो किसी और के हाथ में जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो लीवाई उस बॉक्स में मौजूद ट्रेजर के बारे में उनसे पूछने लगा। जिस पर एल्डर जियान कहते हैं कि वैसे तो ये सीक्रेट मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, मगर तुम हमारी सू फैमिली के ही मेंबर हो, इसलिए तुमसे कुछ भी छुपाने की कोई जरूरत नहीं। और फिर उसे बताने लगे कि कई सौ सालों पहले इस दुनिया में 4 फैमिलीज फेमस थी। नॉर्दर्न की सू फैमिली, सदर्न की लू फैमिली, वेस्टर्न में ये फैमिली और ईस्टर्न में मो फैमिली। इन फैमिलीज ने चारों ओर से हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट किया था। बॉर्डर के उस पार पावरफुल वॉरियर्स रहते थे, वो हमेशा यही कोशिश करते कि वो किसी तरह से हमारी दुनिया पर कब्जा कर ले, मगर हमारी चारों ग्रेट फैमिलीज ने हमारी बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट किया। और फिर एक बहुत भयानक जंग हुई जिसमें हमारी चारों फैमिलीज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। हमारी सिर्फ 20% पॉपुलेशन ही उस बैटल में सरवाइव कर पाई थी, मगर फिर भी चारों फैमिलीज ने अपनी लेगेसी को जारी रखा। हर 100 सालों में एक बार हम अपनी फैमिली से एक नए गार्डियन को चूज करते थे, जो कि इस दुनिया को प्रोटेक्ट करेगा। और ये सारा इतिहास हमारी सू फैमिली के एंशिएंट टूम की दीवारों पर कार्व किया गया है। जब मैं यंग था तब हमारी दुनिया के 2 सबसे पावरफुल सेक्ट थे, एक था ऊजी सोर्ड सेक्ट और दूसरा था हीरोज टूम। हालांकि लीवाई को उनकी सारी कहानियां झूठ लग रही थी, जिसके चलते मास्टर ने तुरंत ही उसे दूर पटक दिया। तो लीवाई कह रहा था कि आप खुद को जेंटलमैन बुलाते हो, मगर आप किसी डीमन से कम नहीं। बेचारे मेरे जैसे मासूम बच्चे को आपने हमेशा परेशान किया। खैर फिर बताओ आपने उन दोनों सेक्ट के साथ क्या किया था? जिस पर मास्टर जियान कहने लगे कि मैंने उन्हें बैटल में हरा दिया था, और फिर उन्हीं से मुझे डीमन लॉर्ड टाइटल मिला। बाद में मैंने पैलेस ऑफ लर्निंग में भी पढ़ाई की, जहाँ पर मेरी डोंगफिंग शाओई से मुलाकात हुई थी। लीवाई को याद आता है कि वो तो ऑलरेडी सेंट डोंगफिंग से मिल चुका है, मगर वो मास्टर जियान के सामने उसका जिक्र नहीं करता। मास्टर जियान कह रही थी कि मैंने मार्शल वर्ल्ड में काफी अफरा तफरी मचा के रखी थी, तो मेरे फादर ने तुरंत ही मुझे मिलने बुलाया। वो चाहते थे कि मैंने सिर्फ पैलेस में रहकर अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए। ऊजी सोर्ड सेक्ट और हीरो सेक्ट के साथ पंगे लेने से कोई फायदा नहीं होगा। हमारी सू फैमिली का काम है दुनिया को प्रोटेक्ट करना, ना कि इसमें क्योस मचाना। मगर तब तक मैंने इस मार्शल वर्ल्ड की चमक धमक को देख लिया था, इसलिए मैंने अपने फादर की बात नहीं मानी। तो उन्होंने गुस्से में आकर मुझे प्रिजन में कैद किया। मेरे पास वहाँ से भागने का मौका था, मगर फिर भी मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे लगा था कि उनकी सोच बदल जाएगी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। और फिर हमारी फैमिली पर अटैक होकर वो मारे गए। उनके साथ तुम्हारे फादर सुहान की भी मौत हो गई थी। इसी दरमियान हमारी फैमिली का ट्रेजर यानी कि वो हेवनली बॉक्स भी चोरी हो गया। इधर लीवाई रूफ से गिरने वाला था
कि तभी मास्टर ने उसे ऊपर पुल कर लिया। वो कह रही थी कि तुम्हारी स्किल और पावर्स को तो मैंने चेक किया है, मुझे तो तुम में कोई खास बात नजर नहीं आई, मगर थोड़ी देर पहले तुमने वांगी पर जिस टेक्निक का यूज किया था उससे वो थोड़ा सा शॉक हो गया। उसने कहा था ये तो इमॉर्टल मैनुअल है, जिस पर लीबाई कह रहा था अरे मास्टर वो बुढ़ा तो पगला गया है, मैंने सिर्फ उस पर पाम अटैक किया था, मगर वो खुद की कमजोरी को छुपाने के लिए ये बता रहा था कि मैंने किसी स्पेशल टेक्निक का यूज किया। हालांकि मास्टर जियान को उसकी बकवास पर यकीन नहीं होता। वो उसे अपनी तरफ घसीटते हुए कहने लगे कि चलो अब सब कुछ सच बता दो, जब से तुम मिले हो तब से तुमने एक बार भी मेरे सामने सच नहीं बोला। साथ ही यहाँ पर मास्टर ने उसे अपनी पावर से जकड़ लिया था। वो कहते हैं कि तुम हमारी सू फैमिली का खून हो, जी कान हुआ के डिसाइपल हो, तुम तो लूजर बिल्कुल भी नहीं हो सकते, और अगर तुम वाकई एक लूजर हो तो फिर बाइजली तुम्हारे हाथ धो के पीछे क्यों पड़ा था। और उतने में ली बाई अपनी स्टार एब्जॉर्बिंग टेक्निक का यूज करते हुए मास्टर जियान की इंटरनल पावर को अपने अंदर खींचने लगा। मास्टर जियान कह रही थी कि मुझे खुद की फिक्र बिल्कुल नहीं है, लेकिन तुम कभी मेरी इंटरनल पावर को हैंडल नहीं कर सकते। और फिर उन्होंने लीबाई पर हमला करते हुए उसे काफी दूर पुश कर दिया। यहाँ पर लीबाई पूरी तरह से बेहोश हो गया था, और ऐसा होते साथ ही वो अपने ड्रीम्स में चला गया, जहाँ पर एक इमॉर्टल अपने क्रेन बर्ड पर सवार होकर उससे बात करने के लिए पहुंच चुका था। लीबाई उससे पूछता है कि तुम हमेशा मेरे ख्वाबों में क्यों आते रहते हो, जिस पर वो बंदा कह रहा था कि तुम हम में से एक हो, तुम्हारा असली घर जियांगो नहीं बल्कि मेरी दुनिया है। वेल इस बंदे का नाम है लू शुआनबिंग। लीबाई उसे बताने लगा कि मेरा नाम है सू लीबाई और मैं वेलोंग माउंटेन से बिलोंग करता हूँ, इसलिए तुम बेवजह मुझे परेशान करने मत आया करो। जिस पर लू शुआनबिंग हंसते हुए कह रहा था कि फिर तो दुनिया मेरे हाथों डिस्ट्रॉय होगी। उसका नाम जानते ही लीबाई समझ गया था कि उसके फादर जिस बैटल में मारे गए थे उस जंग को इसी बंदे ने लीड किया था। यही इंग्जो विजिटर्स को इस दुनिया में लेकर आया और यहाँ पर तबाही मचा दी। और उतने में एक बहुत बड़ा हाथ आकर लीबाई को सपने से बाहर खींच लेता है। दरअसल ये हाथ था मास्टर जियान का। उनके इंटरफेयर करने से लीबाई उस ड्रीम से बाहर आ गया। उससे कहते बच्चे मैंने तुमसे आज तक कोई बात नहीं छुपाई, मगर तुम हो कि सिर्फ झूठ पर झूठ बोलते जा रहे। थोड़ी देर पहले तुमने मेरी पावर को एब्सॉर्ब करके मुझे घायल करने की कोशिश की थी, मगर ये तो अच्छा हुआ कि मेरी इंटरनल एनर्जी का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, वरना मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला था। मगर लीबाई के दिमाग में तो बस लू शुआनबिंग ही चल रहा था। वो कहता है कि पहले साउथ में लू फैमिली का राज था, मगर उन्होंने यिंगजाओ के विजिटर्स को हमारी दुनिया में एंट्री दी। उनकी आर्मी को लू शुआनबिंग ने ही लीड किया था। वही दूसरी तरफ डोंगफिंग अपने मास्टर से पूछ रहे थे कि क्या हम पर हमला होने वाला है, जिस पर मास्टर बताने लगे कि इमॉर्टल आइलैंड जल्द ही नॉर्थ के बॉर्डर के किनारों को टच करेगा। वो लोग बस इन सितारों की डायरेक्शन का यूज करके यहाँ आएंगे, तो हमने जल्द ही जंग के लिए प्रिपेयर रहना होगा। दरअसल डोंगफिंग उन लोगों को यहाँ आने से रोकना चाहते थे, मगर ये सब उनके कंट्रोल में नहीं रहा। अगर उन्हें अपनी दुनिया को बचाना है तो जल्द ही बैटल के लिए तैयारियां करनी पड़ेगी। वही दूसरी तरफ फिंगजा और जी यूलिंग भी शुआनवे सिटी पहुंच चुके थे, मगर यहाँ आते ही जी यूलिंग थोड़ा सा मायूस हो गया। फिंगजाओ समझ जाता है कि इसे कोई ना कोई दिक्कत तो जरूर है, और तभी उनकी नजर पड़ी वांग फैमिली के वांग बायू पर, जो कि कई सारी लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा था। फिंगजाओ तो वांग बायू के जलवे देखकर ही हैरान हो गया। हालांकि जी यूलिंग को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो जी यूलिंग से पूछने लगा कि बताओ तुम्हारी और इस वांग बायू की क्या दुश्मनी है। पहले तो जी यूलिंग उसे कुछ भी बताने के लिए रेडी नहीं था, लेकिन फिंगजाओ के इंसिस्ट करने पर वो उसे बताता है कि वांग बायू मेरी बड़ी सिस्टर का लवर था। जब मेरी सिस्टर शुआनवे सिटी में फ्लावर फेस्टिवल को अटेंड करने आई थी, तभी वांग बायू से उसकी मुलाकात हुई। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, और फिर वांग फैमिली हमारे घर रिश्ता लेके आई। उन्होंने कहा कि उनके यंग मास्टर की शादी हमारे सिस्टर से करना चाहते हैं। हमने भी उनसे ज्यादा पूछताछ नहीं की, हमें लगा था कि वो लोग जरूर से वांग बायू का रिश्ता लेकर आए होंगे, मगर शादी के दिन हमें पता चला कि वो वांग बायू नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई वांग लियू था। वांग लियू जब 3 साल का था तभी उसे हाई फीवर की वजह से उसके दिमाग पर असर हुआ। वो बंदा पूरी तरह से पागल हो चुका है, और हमें उसी पागल के साथ हमारी बहन की शादी करवानी पड़ी, क्योंकि हमने उनसे रिश्ते के लिए हाँ बोला था। अगर हम उस वक्त मना करते तो वांग फैमिली ऑफेंड हो जाती। भले हमारे फैमिली के एल्डर्स इस शादी के लिए मान गए थे, मगर मैंने और मेरे भाई ने मिलकर इसका अपोज किया। हालांकि उस फाइट में हम दोनों को बुरी तरह से घायल होना पड़ा था।
इस वांग बायू की वजह से मेरी सिस्टर की जिंदगी बर्बाद हो गई और इसी वजह से मैं इस बंदे से नफरत करता हूँ। अगर मेरा बस चले तो मैं उस बंदे को अभी यहीं पर खत्म कर दूँ। उसे गुस्से में देखकर फिंगजाओ कहने लगा, भाई तुम थोड़ा सा शांत रहो, उस वांग बायू को तो मैं सबक सिखाऊंगा। जिसके बाद तुरंत ही वांग बायू से मिलने उसकी बोट पर चला गया। यहाँ पर फिंगजाओ से बता रहा था कि भाई उस दिन हमारी एक शराब खाने में मुलाकात हुई थी। अब वांग बायू को तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था, मगर फिर भी वो फिंगजाओ को इनवाइट करता है। और फिर क्या एक दो शराब की प्याली पीने के बाद फिंगजाओ ने उसके मुंह पर इतना जबरदस्त पंच मारा कि वो बंदा अपने जहाज से सीधा हवाई सैर करते हुए पानी में फेंका गया। ये सब तो फिंगजाओ ने बस अपने दोस्त जी यूलिंग को खुश करने के लिए किया था। अब वांग बायू गुस्से में अपने मैंशन में वापिस आ जाता है। वो अपने सर्वेंट को हुक्म दे रहा था कि जल्दी से उस कमीने का पता लगाओ, आखिर उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे की। और तभी वो देखता है कि उसके फादर से मिलने के लिए ग्रेट फैमिलीज के लोग आए हुए थे, जिनमें है डोंगफिंग ची, डोंगफिंग यून और लू फैमिली का एल्डर। ये लोग एक जरूरी मीटिंग अटेंड करने आए थे। और अब हमें वांग फैमिली का मेन हॉल दिखाया गया, जहाँ पर वांग फैमिली का हेड वांग रोशी कह रहा था कि आज से 3 दिनों के बाद हीरोज असेंबली को शेड्यूल किया गया है, तो मैं उसी के बारे में आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। जिस पर डोंगफिंग यून कह रहा था कि आपकी फैमिली ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था, हम तो बस यहाँ पर मेहमान हैं, तो भला आपको हमसे सलाह मशवरा करने की क्या जरूरत पड़ गई। जिस पर वांग रोशी कहने लगा कि हम चारों ग्रेट फैमिलीज को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना पड़ेगा, हमें जल्दी अपने नए पैट्रियार्क का चुनाव करना होगा। जिस पर एल्डर लो कह रहा था कि ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है, इसे चारों ग्रेट फैमिलीज ने मिलकर डिसाइड करना चाहिए, मगर यहाँ पर जी फैमिली से किसी को भी इनवाइट नहीं किया गया, उनके बिना तो हम इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते। जिस पर वांग कह रहा था कि उन्हें बुलाने की कोई जरूरत नहीं, पहला हम 4 ग्रेट फैमिलीज थी और अब 3 रहेगी। और तभी एक सर्वेंट आकर बताने लगा कि जी फैमिली का यंग मास्टर आपसे ही मिलने आया है। अब ये सुनकर वांग रोशी थोड़ा सा परेशान हो गया। वो सोच रहा था कि मैंने तो उसे इनवाइट ही नहीं किया था, फिर वो यहाँ पर क्यों आया होगा। वही दूसरी तरफ जिंग शियार से कह रहा था कि पता नहीं ये तीनों फैमिलीज मिलकर क्या डिस्कस कर रही होंगी। जिस पर शियार उसे बताती है कि उन्होंने हमारी फैमिली को इनवाइट नहीं किया, इसका सीधा मतलब ये है कि वो हमें ग्रेट फैमिलीज की टाइटल से हटाना चाहते। जिस पर जिंग कह रहा था, हाँ ये तो एक दिन होना ही था, हमारे फैमिली के पास कोई पावरफुल फैमिली हेड नहीं है और इसके जिम्मेदार मेरे अंकल यानी कि तुम्हारे फादर हो सकते। उन्हें पता था कि फैमिली हेड की पोजीशन उनकी है, मगर फिर भी वो हमारी फैमिली को छोड़कर चले गए। उन्हीं की वजह से अब हमें कमजोर समझा जाता है। हमारे कई सारे अंकल्स तो है, मगर वो उतने स्मार्ट नहीं जितने तुम्हारे फादर थे। और तभी वांग का सर्वेंट आकर उन्हें अपने साथ मेन हॉल में ले गया। जिंग हॉल में आते ही सभी को ग्रीट करके कहने लगा कि माफ करना, कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। जिस पर वांग कह रहा था, अरे नाना ऐसी कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने तुम्हारे घर बुलावा भेज दिया था, मगर तुम तो वहाँ पर थे ही नहीं। हालांकि जिंग अच्छे से जानता था कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। अब वांग रोशी सबको बताता है कि शांगलिन पैलेस हम सभी पर रूल करता था, मगर अब वो पैलेस किसी काम का नहीं रहा। साथ ही लॉर्ड डोंगफिंग और उनके मास्टर भी मार्शल वर्ड के अफेयर में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर रहे, जिसके चलते अब हमारे पास कोई लीडर नहीं। साथ ही ये बात सभी छोटे मोटे सेक्ट को पता चल चुकी है, इसलिए वो लोग आपस में ही झगड़ों में उलझ गए और इसी वजह से मैंने हीरोज असेंबली को ऑर्गेनाइज किया, ताकि इन छोटे मोटे सेक्ट को लाइन पर ला के मार्शल वर्ड में लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर कर पाऊं। उतने में ही जिंग अपना फैन जोर से टेबल पर पटकते हुए कहने लगा कि वाह सीनियर, आपका तो जवाब नहीं, आप काफी ज्यादा स्मार्ट और पैशनेट हो। अब जिंग के मुंह से अपनी तारीफें सुनने की तो वांग को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो कहता है कि एल्डर सुहान ने हमारी दुनिया को एक सही राह दिखाई थी, हमने उन्हीं के लीड को फॉलो किया, मगर अब शांगलिन पैलेस बर्बाद हो चुका है। ताइजी प्रीफेक्चर की तीनों फैमिलीज अलग हो गई, बस हम चारों ग्रेट फैमिलीज ने ही इतने सालों से अच्छे रिश्ते को मेंटेन रखा। उतने में ही जिंग एक बार फिर से अपना फैन टेबल पर पटकते हुए कहने लगा कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमारी जी फैमिली और आपकी वांग फैमिली तो वैसे भी रिश्तेदार हैं। अब उसके यू बार बार इंटरफेयर करने की वजह से वांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो तुरंत ही मुद्दे पर आ गया। वो कह रहा था कि अब हमें एक नए अलायंस की जरूरत पड़ेगी, तो हीरोज असेंबली में मैं शुआनवे अलायंस की अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, मगर इससे पहले हमारी चारों फैमिलीज को यूनाइट होना चाहिए। पहले हमारी चारों फैमिलीज लीडर की पोजीशन को रोटेट किया करती थी, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। सिर्फ हमारी वांग फैमिली चारों फैमिलीज और मार्शल वर्ड को लीड करेगी। जो सुनते ही मास्टर लू की तो गले में ही खाना अटक गया था। साथ ही ये बात डोंगफिंग और जिंग को भी जरा भी पसंद नहीं आई। डोंगफिंग जू कहने लगा कि लीडर की पोजीशन को रोटेट करने का रूल हमारे एंसेस्टर ने बनाया था और आप उस रूल को ब्रेक करके पूरी दुनिया पर राज करना चाहते हो। जिस पर वांग रोशी कह रहा था कि यकीन मानो इसमें हम चारों फैमिलीज के डिसाइपल्स का बहुत
बहुत ज्यादा फायदा होगा। हम चारों फैमिलीज पूरे मार्शल वर्ल्ड में रूल कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और, इस शुआनवे अलायंस के हेड होंगे हमारे फैमिली के एल्डर वांगी। और तभी जिंग अचानक से जोर जोर से तालियां बजाने लगा। वो कह रहा था कि ये आइडिया तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। वैसे भी हमारी चारों फैमिलीज को उस शांगलिन पैलेस ने कई सालों तक सप्रेस किया था, मगर अब वो कमजोर है तो हम राइज होंगे। सच बताओ तो मुझे अंकल वांग का प्रपोजल काफी ज्यादा पसंद आया। वांग फैमिली हमें लीड करेगी तो ये अलायंस कभी भी फेल नहीं हो सकती। अंकल वांग, मैं तो आपको फुल सपोर्ट करता हूँ, मगर डोंगफिंग जू को उसकी बातों पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर वो चाहता तो जिंग के साथ फाइट करता, मगर उसके फादर ने उसे रोक लिया। वहीं पर एल्डर लू समझ गया था कि जिंग काफी चालाकी से वांग और डोंगफिंग फैमिली में झगड़े लगाना चाहता है, तो वो भी जिंग जैसे वांग की सपोर्ट में आ गया। और फिर फाइनली डोंगफिंग यून को भी उसकी राय पूछी गई, तो तुरंत ही अपने इनेट वेपन के साथ अपनी जगह से उठ जाता है। यहाँ पर शियार को लग रहा था कि ये बंदा उन पर हमला करेगा, मगर डोंगफिंग भी इसके लिए राजी हो गया था। अब वहाँ से बाहर आने के बाद जिंग शियार को बताने लगा कि डोंगफिंग यून एक गजब का योद्धा है। उसकी मार्शल आर्ट और स्ट्रेटेजीज के नॉलेज को कोई सरपास नहीं कर सकता। इसलिए भले ही वो फिलहाल वांग के फैसले से अग्री हो गया, मगर वो बंदा काफी ज्यादा समझदार और दूर की सोच रखने वाला है। इसलिए हीरोज असेंबली में वो वांग पर कोई न कोई एक्शन जरूर लेगा। अब सीन शिफ्ट होकर हमें वांग फैमिली का सेकंड यंग मास्टर दिखाया गया, जो कि कुछ पढ़ने में बिजी था। ये बंदा मार्शल आर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था। साथ ही यहाँ पर हमें एक और लड़की से इंट्रोड्यूस किया गया। दरअसल यही जी यूलिंग की सिस्टर है, जिसकी वांग बाइयों के बड़े भाई के साथ शादी करवा दी गई थी। साथ ही हम देख पाते हैं कि लड़की यहाँ पर प्रेग्नेंट है और वांग फैमिली को इससे एक बेटे की उम्मीद थी। इधर वांग बाइयों को भी पता चला कि जिस बंदे ने उसे पंच हिट किया था वो कोई और नहीं बल्कि जी यूलिंग का ही दोस्त है, तो तुरंत ही अपने फादर से उसकी शिकायत करने पहुँच गया। वो कह रहा था कि जी फैमिली ने एक बार फिर से मेरा अपमान किया है, इसीलिए मैं उस जी यूलिंग को मारना चाहता हूँ। मगर उसका फादर तो उसी पर भड़क गया। वो कहता है कि पता नहीं मैंने तुम्हारे जैसे बेवकूफ को बड़ा कैसे किया, तुम्हें तो जरा भी अकल नहीं है। जी फैमिली ने हमारी वांग फैमिली को सपोर्ट दिखाया है, बस कुछ ही सालों में मैं उनकी पूरी फैमिली को निपटा दूंगा, मगर तुम्हारे पास तो सब्र नाम की चीज ही नहीं। जिस पर वांग बाइयू कह रहा था कि मैं इस फैमिली का सक्सेसर हूँ, अगर मुझे किसी को खत्म करना है तो उसके लिए मुझे आपसे परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि वांग रोशी ने अब अपना इरादा बदल दिया था। वो कहता है कि वांग फैमिली की पोजीशन तुम्हें नहीं बल्कि हमारे घर जो बच्चा पैदा होगा उसे मिलेगी। मैं उसे 20 सालों तक कड़ी ट्रेनिंग देकर एक पियरलेस मास्टर बनाऊंगा, फिर मुझे तुम्हारे नखरे झेलने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। वही दूसरी तरफ हमें इंपीरियल वाइन हाउस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर जिंग ने शियार की शुआनवे सिटी आने की खुशी में पवेलियन में आए हुए सभी लोगों की शराब के बिल भरने का ऐलान किया। ये उसकी तरफ से शियार के लिए एक छोटा सा वेलकम गिफ्ट था, ताकि उसे खुशी मिले। वही दूसरी तरफ मास्टर जियान ने पवेलियन के सामने वाले होटल में ही रूम बुक किया था, जहाँ से वो खूबसूरत लड़कियों को ताड़ी रही थी कि तभी लीबाई उन्हें चिढ़ाने लगा। वो कह रहा था कि वही तो मैं सोचूं आपने पुरानी होटल को चेंज क्यों किया, मगर अब मुझे पता चल चुका है कि वहाँ से आपको ऐसे खूबसूरत नजारे नहीं दिख रहे थे। अब वो मास्टर को और ज्यादा चिढ़ा पाई, इससे पहले ही उन्होंने उसके माथे पर एक जोरदार टिचकी लगा दी। वो कह रही थी बेवकूफ, मैं यहाँ पर लड़कियाँ देखने नहीं आया, बल्कि वांग फैमिलीज ने हीरोज असेंबली को यहीं पर ऑर्गेनाइज किया है, इसलिए मैंने ये रूम लिया ताकि हम उन पर नजर रख पाए। अब यहाँ पर लीबाई को पूरी उम्मीद थी कि इस पवेलियन में शियार से उसकी मुलाकात हो सकती, इसलिए तुरंत ही मास्टर को मस्का मारते हुए कहने लगा कि मैंने सुना है इस इंपीरियल हाउस में बहुत ही लजीज खाना मिलता, अगर आप कहो तो आपके लिए मैं 2-4 टोकरे भर के खाना ला सकता हूँ। खाने का नाम सुनते ही मास्टर कहने लगे, अरे हाँ ये तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, जाओ फटाफट से मेरे लिए खाना लेके आओ। तो लीबाई तुरंत ही इंपीरियल हाउस में चला गया, जहाँ पर उसे शियार नजर आती है, मगर जैसे उसने शियार को आवाज लगाई तब तक मास्टर जियान वहाँ आकर उसे बेहोश कर देते हैं। जब उसकी आँख खुली तब वो अपने कमरे में था। मास्टर जियान उसे बता रहे थे कि उस इंपीरियल हाउस में वो लोग भी आ चुके हैं जो तुम्हें मारना चाहते, शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारा होलिया बदल दिया, वरना बायलोंग तुम्हें कब का अपने साथ ले जा चुका होता। यहाँ पर बायलोंग सीधे लीबाई की तरफ आगे बढ़ने लगा, मगर उसे लीबाई की ऑरा ही महसूस नहीं हो रही थी, तो उसे लगता है कि ये तो कोई और बंदा होगा, इसलिए वो तुरंत ही बाइहे के पास वापस चला गया। इधर अब लीबाई भी समझ गया था कि मास्टर जियान के साथ रुकना ही उसके लिए सबसे सेफ
ऑप्शन है। वहीं पर मास्टर जियान कहने लगे कि बाइजिले इमॉर्टल मैनुअल के लिए तुम्हारे पीछे पड़ा है, अगर एक बार उसे जो चाहिए वो मिल गया फिर वो तुम्हें मार देगा। जिस पर लीवाई इरिटेट होकर कहने लगा कि ये सब उस मैनुअल की वजह से हो रहा, पता नहीं मास्टर ने मुझे वो मैनुअल सिखाया ही क्यों था, उसकी टेक्निक जरा भी खास नहीं, अगर वो स्पेशल होती तो मैं अभी तक एक पियरलेस मास्टर बन जाता। जिस पर जियान कहने लगे कि अगर वो टेक्निक स्पेशल नहीं है तो फिर ये लोग हाथ धोकर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ गए। तो लीवाई कहने लगा मास्टर शायद उन्हें वो टेक्निक नहीं चाहिए बल्कि उसे प्रैक्टिस किया हुआ बंदा चाहिए, वो लोग मैनुअल को नहीं बल्कि मुझे हासिल करना चाहते हैं। और उसकी ये बात जियांग को भी काफी ज्यादा कन्विंसिंग लगी। वो कह रही थी कि चारों ग्रेट फैमिलीज ने हमारी दुनिया के चारों बॉर्डर्स को गार्ड किया था, हर 100 साल में वो अपने गार्डियन को चेंज करते रहे सिवाय लू फैमिली के। लू फैमिली हर 100 सालों में अपने किसी टैलेंटेड डिसाइपल से इमॉर्टल बॉडी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करवाती है और फिर उनका गार्डियन लू फैमिली की किसी सीक्रेट टेक्निक का यूज करते उस पर्सन की बॉडी को सीज कर लेता है। जो सुनकर लीवाई कह रहा था सीनियर ये तो कुछ और ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया, मैं सू फैमिली का मेंबर हूँ ना कि लू फैमिली का। वैसे उस लू शुआनबिंग ने मुझे सपने में आकर बताया था कि वो मेरा अंकल है। जो सुनते ही एल्डर जियान कहते कि इसका सीधा मतलब ये होगा कि तुम्हारी मदर लू फैमिली से बिलोंग करती थी। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सीक्रेट लीवाई को पता चला कि वो भी इंजाओ यानी कि इमॉर्टल्स का डिसेंडेंट है, इसीलिए तो बाइजिले उसके हाथ धोकर पीछे पड़ा था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।